हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन विजन नर्सिंग क्लासेस। नर्सिंग रिसर्च और स्टैटिक्स में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक फर्स्ट यूनिट का एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस हमारी नर्सिंग प्रैक्टिसेस ऐसी हो जो एविडेंस के आधारित हो, साक्ष्य से आधारित हो। मीन जो हम क्लिनिकली काम कर रहे हैं वो काम है वो किसी एविडेंस के बेस्ड हो। अगर वो एविडेंस के बेस्ड है तो फिर वो स्टैंडर्ड के अनुसार हम काम कर रहे हैं, अच्छी प्रैक्टिसेस है हमारी। अगर बिना एविडेंस की कोई प्रैक्टिसेस हो रही है तो फिर वो प्रैक्टिसेस अप टू मार्क नहीं होगी। इसकी डेफिनेशन देखिए क्या होती है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इज द कॉन्शियस यूज ऑफ द करंट बेस्ट एविडेंस। किसको यूज करना? जो करंट में, अभी वर्तमान में जो सबसे बेस्ट एविडेंस है, जो उपलब्ध एविडेंस है, उसका यूज करना। किसमें? इन मेकिंग क्लिनिकल डिसीजन अबाउट पेशेंट केयर। पेशेंट केयर के बारे में जो क्लिनिकल डिसीजन ले रहे हो, तो उस समय जब क्लिनिकल डिसीजन ले रहे हो तो सबसे जो बेस्ट एविडेंस का जो प्रैक्टिस, ऐसी प्रैक्टिस जिसका सबसे बेस्ट एविडेंस है, अच्छा आपको प्रैक्टिकली कोई एविडेंस मिल रहा है, रिसर्च का एविडेंस मिल रहा है, उसका उपयोग करना, यूज करना क्या कहलाता है? एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस कहलाता है। एक एग्जांपल बताऊं मैं आपको, है ना। ये जैसे डेफिनेशन किसने दी थी? साकेट एट ऑल ने 2000 में जो स्टडी हुई थी उसमें एक डेफिनेशन दी थी। पहले हम क्या करते थे कि जो हमारे स्टेराइल आर्टिकल को हम ट्रांसफ़र करने के लिए चीटल फोर्सेप का जो यूज़ करते थे, तो उस चीटल फोर्सेप को हम सेवलॉन के सॉल्यूशन में रखते थे। नीचे पैंदे में हम कॉटन रखते थे, उसके बाद उसमें सेवलॉन का घोल डाल के रखते थे और उसमें हम चीटल फोर्सेप को रखते थे। बाद में एक स्टडी हुई, उस स्टडी में ये आया कि अगर चीटल फोर्सेप में हम रखते हैं तो फिर उस चीटल फोर्सेप में क्या होते हैं, उस सेवलॉन घोल में अपन रखते हैं तो सेवलॉन घोल में कई दिनों के बाद उसकी जो एफिकेसी होती है वो खत्म हो जाती है और उसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाते हैं, तो उसमें इन्फेक्शन के चांस होते हैं बढ़ जाते हैं। बजाय कि अगर उसको खाली बोतल में रखा जाए, बजाय कि चीटल फोर्सेप को खाली बोतल में रखा जाए तो इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो एविडेंस ये कहता है कि उसको कहाँ रखा जाना चाहिए? उसको एम्प्टी बोतल में रखा जाना चाहिए और डेली उसका क्या होना चाहिए? बॉइलिंग होनी चाहिए, वो बोतल की एज वेल एज चीटल फोर्सेप दोनों की डेली बॉइलिंग होनी चाहिए। तो फिर क्या होगा कि उसकी जो इन्फेक्शन की रिस्क होती है वो कम हो जाती है। अदरवाइज अगर आपने उसी में रखती है सेवलॉन बोतल में, तो जब वो उसके साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जाएंगे और वो इन्फेक्शन की रिस्क को बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये क्या था? एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस थी। अब उसने हमने प्रैक्टिस को बदला और अब हमने चीटल फोर्सेप को एम्प्टी बोतल में रखना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ग्लास एम्प्टी ग्लास बोतल या एम्प्टी जो एक हमारा स्टील का, आयरन स्टेनलेस स्टील का एक केस आता है उसके अंदर रख सकते हैं, पर यह है कि उसको एम्प्टी रखना है, उसमें सेवलॉन का सॉल्यूशन यूज नहीं करना है। ये एविडेंस पे आया। ठीक है, तो इस तरह से हमारी जो पेशेंट केयर की जितने भी जो क्लिनिकल डिसीजन अपन लेते हैं वो हमें वैसे डिसीजन लेने चाहिए जो क्लिनिकली उनका एक अच्छा एविडेंस उपलब्ध है कि ऐसी प्रैक्टिस जो पेशेंट के लिए यूजफुल है, पेशेंट के लिए इकोनॉमिकल है, पेशेंट के लिए बेनिफिशियल है, तो ऐसी प्रैक्टिस हमें काम में लेनी चाहिए। तो वो कहलाती है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। ठीक है, जब आप एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस काम में लेते हैं तो उसके कंपोनेंट्स क्या क्या है? एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के कौन कौन से कंपोनेंट्स है? एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? उसमें 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है बेस्ट रिसर्च एविडेंस। क्लियर है? पहली चीज है तो हम वहां से ढूंढें, रिसर्च से एविडेंस ढूंढें। ठीक है, जो सबसे अच्छा एविडेंस है वो ले लो आप। ठीक है, पहली चीज क्लियर हुई। दूसरा हमें क्या करना है कि उस बेस्ट एविडेंस को क्लिनिकल जो एक्सपर्टीज होते हैं उन एक्सपर्टीज के साथ डिस्कस करें। क्या करना है? उन एक्सपर्टीज के साथ डिस्कस करना है कि क्या ये बेस्ट एविडेंस है, जो ये ठीक है। ठीक है, दूसरा हमें वहां से देखना होता है। तीसरा हमें क्या देखना होता है कि ये पेशेंट की वैल्यू और जो प्रेफरेंसेस है उनके साथ मैच कर रहा है क्या? पेशेंट की वैल्यू और जो पेशेंट की प्रेफरेंस है उसके साथ मैच कर रहा है क्या? इन तीनों को देखते हैं। बेस्ट रिसर्च कौन सा अवेलेबल है, क्लिनिकल एक्सपर्टीज क्या कहते हैं, और बेस्ट वैल्यू या प्रैक्टिसेस क्या, पेशेंट की वैल्यू और प्रेफरेंसेस क्या है। इन तीनों को जब अपन साथ में काम लेते हैं तो फिर उसको क्या बोलते हैं? इन तीनों को साथ में देखकर, कंबाइंड देखकर अपन क्या करते हैं, जो प्रैक्टिस एडॉप्ट करते हैं वो होती है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। क्लियर? 3 कंपोनेंट
अकेला जो है ना एविडेंस मिल गया और यूज नहीं कर सकते आप, क्लिनिकल एक्सपर्टीज के साथ डिस्कस होता है क्या सही है और क्या गलत है, और जो पेशेंट वैल्यू और प्रेफरेंसेस क्या है उसको भी देखना पड़ता है, उनके अकॉर्डिंग पेशेंट की वैल्यू के अकॉर्डिंग ये ठीक है या नहीं है, ठीक है, उसकी प्रेफरेंस के हिसाब से सही है या नहीं है। अगर वो तीनों चीजें ये जो है मिलकर फिर हम क्या करते हैं, उनमें से बेस्ट जो होती है वो चीज को अडॉप्ट करते हैं, तो वो क्या कहलाती है, हमारी जो होती है वो बेस्ट जो अडॉप्ट करते हैं वो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस होगी, अच्छी प्रैक्टिसेस कहलाएगी। इज इट क्लियर? 3 कंपोनेंट हो गए। नेक्स्ट जो है 6S हायरार्की ऑफ एविडेंस सोर्स। जब आप एविडेंस लोगे ना, एविडेंस कहीं से तो लोगे, कोई रिसर्च से लोगे, तो उसमें हायरार्की देखते हैं सोर्सेज की। किसकी हायरार्की? सोर्सेज की हायरार्की, है ना। एविडेंस सोर्स, जहां से आप एविडेंस ले रहे हो वो एविडेंस के सोर्स है ना, कौन सा सोर्स सबसे अच्छा है, कौन सा सोर्स सबसे अच्छा है, कौन सी टाइप की स्टडी जिसे लिया जाए तो वो सोर्स अच्छा होगा। एक 6S हायरार्की है, ठीक है। तो 6S है, तो 6S में पहला है सिंगल स्टडी, दूसरा है सिनॉप्सिस, तीसरा सिंथेसिस, चौथा सिनॉप्सिस ऑफ सिंथेसिस, और पांचवा समराइजेशन, और छठा सिस्टम, ठीक है। ये 6 जो है 6S है। इन S के आधार पे क्या करते हैं अपन, जो होती है वो डिस्कस करते हैं अपन, इसको क्या करते हैं, स्टडी को वहां से चूज करते हैं, ठीक है। सबसे जो नीचे वाला लेवल है, ठीक है, जो लेवल सबसे बिलो जो लेवल होता है, ठीक है, वो जो लेवल जिसको अपन लेवल 6 कहते हैं, सबसे लोअर लेवल है, 6 लेवल है। इस लेवल में क्या होती है, कुछ सिंगल स्टडीज, अगर कोई सिंगल टॉपिक पर कोई स्टडी हुई है, एक स्टडी मिल रही है, ठीक है, वो सबसे कम रिलायबल सोर्स होता है। सबसे ये होता है नॉट फिल्टर्ड, यू मस्ट अप्रेज द रिसर्च, ठीक है। ये बहुत सबसे कम जो होता है फिल्टर्ड सोर्स होता है, इसको अपन जो यूज होता है वो इसका कम होता है। अगर क्वालिटी ऑफ एविडेंस की बात करें तो ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये जो लेवल 1 तक पहुंचेंगे, ये लेवल 1 है, वो सबसे ज्यादा रिलायबल सोर्स होता है। क्या होता है? सबसे ज्यादा रिलायबल सोर्स होता है। ये होता है मोस्ट लिस्ट रिलायबल होता है। ये क्या होता है? लीस्ट रिलायबल सोर्स होता है। अगर कोई एक ही स्टडी उपलब्ध है, सिंगल स्टडी है, उस सिंगल स्टडी का कितने की रिलायबिलिटी होगी? ज्यादा रिलायबल नहीं हो, ज्यादा कितना अच्छा एविडेंस होगा। हम एक स्टडी के बेस पे हम उसको एविडेंस नहीं मान सकते, तो वो सबसे कम हाँ एविडेंस है बट वो बहुत ज्यादा रिलायबल एविडेंस नहीं है, तो फिर उसको अपन सबसे लास्ट में रखते हैं। फिर है सिनॉप्सिस ऑफ सिंगल स्टडीज। ऐसी कुछ सिंगल स्टडीज, अलग अलग स्टडीज हुई, सिंगल स्टडीज बहुत सारी ऐसे अलग अलग टॉपिक पे स्टडीज हुई, और उन स्टडी को क्या बनाया, उसका सिनॉप्सिस बनाया। क्या बनाया? उसका सिनॉप्सिस। और सिनॉप्सिस में क्या होता है, उसका कंपाइलेशन होता है एक तरह से। क्या होता है उसका? कंपाइलेशन, कंपाइलेशन। ऐसी बहुत सारी जो स्टडीज थी उनका क्या कर दिया, एक तरह से उसको सिनॉप्सिस बना लिया, उसका क्या था, ब्रीफ ओवरव्यू दे दिया गया। सिनॉप्सिस में क्या होगा, उसका उन स्टडी का क्या दे दिया, उसको कंपाइल करके क्या दिया, उसका ब्रीफ ओवरव्यू दिया गया। क्या दिया? कंपाइलेशन एंड ब्रीफ ओवरव्यू। अगर उन स्टडी का क्या दिया है, उसको सिनॉप्सिस को ब्रीफ ओवरव्यू दिया गया है, तो वो स्टडी क्या है, कंपाइल करके कई सारी स्टडी सिंगल स्टडीज थी उनको इकट्ठा किया और उनको कंपाइल करके फिर उनका ओवरव्यू किया, तो वो उससे ज्यादा रिलायबल सोर्स है। वो उसके बजाय सिंगल स्टडी के बजाय ज्यादा रिलायबल हो गया। फिर तीसरा होता है सिंथेसिस। तीसरा एस मतलब होता है सिंथेसिस। सिंथेसिस में क्या होता है, सिस्टमेटिक रिव्यू होता है मैनी रिसर्च का। बहुत सारे रिसर्चेस, उनका क्या किया आपने, संश्लेषण किया ना, इकट्ठा किया उनको, ठीक है। तो बहुत सारी जो क्वालिटेटिव स्टडी होती है एक्चुअली में, उनको अपन क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, और उनका क्या होता है, सिस्टमेटिकली क्या होता है, सिस्टमेटिक रिव्यू ऑफ मैनी रिसर्च का होता है। क्या होता है इसमें? सिस्टमेटिक रिव्यू ऑफ मैनी रिसर्च। सिस्टमेटिक रिव्यू ऑफ मैनी रिसर्चेस। बहुत सारी रिसर्चेज होती है, उनका क्या करते हैं, उनको सिस्टमेटिकली रिव्यू करते हैं, और उनका अगर कोई रिव्यू पढ़ा है, आप बहुत सारी रिसर्च का अगर कोई सिंथेसिस है, अगर सिंथेसिस से आप एविडेंस ले रहे हो, बहुत सारी स्टडी का सिंथेसिस होता है, कंपाइलेशन होता है बहुत सारी स्टडी का, तो वो जो स्टडीज है उनका सिस्टमेटिक रिव्यू कर रखा है, और उनका अगर सिस्टमेटिक रिव्यूज में से अगर आप एविडेंस लेते हो तो वो ज्यादा रिलायबल होगा, इन दोनों की बजाय वो ज्यादा हो जाएगा। तो सिंथेसिस क्या होते हैं, सिंथेसिस बहुत सारी स्टडी का कंपाइलेशन फॉर्म होती है, ठीक है, एक तरह से उनका सिस्टमेटिक रिव्यू होता है।
सिस्टमेटिक रिव्यू, सिस्टमेटिकली अपन रिव्यू ऑफ लिटरेचर के अंदर बात करेंगे, वहां पर सिस्टमेटिक रिव्यू को और डिटेल से देखेंगे। तो उसमें क्या होता है, बहुत सारी स्टडीज होती है, तो स्टडीज के जो पॉइंट्स होते हैं उनको लेकर अपन क्या करते हैं, हर एक पॉइंट्स पे सिस्टमेटिकली क्या होता है उसका रिव्यू होता है, ठीक है। और वो रिव्यूज की एक और स्टडीज तैयार हो जाती है। तो अगर कोई जो स्टडीज थी उसकी एक सिस्टमेटिक रिव्यूज स्टडी तैयार होगी, तो उस सिस्टमेटिक रिव्यूज स्टडी में से अगर आप लेते हो एविडेंस तो वो ज्यादा बेटर होता है। फिर होता है सिनॉप्सिस ऑफ सिंथेसिस। ऐसे कैसे, पहले सिंगल स्टडी के सिंथेसिस थे, सिनॉप्सिस थे, फिर जो सिंथेसिस थे, इन सिंथेसिस की सिनॉप्सिस बन गई। सिंथेसिस की क्या बना लिया आपने, जो सिनॉप्सिस जो है ब्रीफ ओवरव्यू मिल गया आपको, उसका कोई ओवरव्यू मिल रहा है तो वो उससे भी ज्यादा बेटर सोर्स हो जाता है। फिर उसके बाद आता है समराइजेशन। समराइजेशन क्या होता है, समराइजेशन उससे भी ऊपर का जो स्टेप होता है, ये प्री अप्रेजल है ना, प्री अप्रेजल इज डन फॉर यू। ये एक जो होती है समराइजेशन होता है, सारी स्टडी की क्या होती है समरी। आपने बहुत सारी ऐसे जो थे स्टडीज ले ली है ना, ऐसे सिनॉप्सिस लिए, सिंथेसिस लिए, उनका क्या किया आपने, समराइज किया, उसका आपने क्या किया, समराइज किया, ठीक है। तो समराइज किया हुआ है तो वो ज्यादा उससे भी अच्छा सोर्स होता है, उससे भी ज्यादा बेटर जो सोर्स हो जाता है। और एट लास्ट जो होता है, सबसे लास्ट में जो होता है वो क्या बन जाता है, सिस्टम। क्या बन जाता है, अगर कोई एस्टेब्लिश सिस्टम है, ठीक है, इन समराइज से सारी जो एविडेंस इकट्ठा करके अगर कोई सिस्टम एस्टेब्लिश किया है और सिस्टम से अब आप एविडेंस लेते हो, ठीक है, उस सिस्टम का जो एविडेंस होता है वो और ज्यादा, मीन सिस्टम मीन्स कोई ऑर्गेनाइजेशन जिसने इसको अडॉप्ट किया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि डब्ल्यूएचओ ने कोई प्रैक्टिस थी वो अडॉप्ट की है, या कोई यूनिसेफ ने जो प्रैक्टिस अडॉप्ट की है, कोई सिस्टम के द्वारा एस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिस है, तो वो ज्यादा मोस्ट रिलायबल होती है। इज इट क्लियर, ठीक है। सिस्टम मीन्स किसी संस्था के द्वारा जो होती है ना, जैसे कि डब्ल्यूएचओ ने होगी, या कोई यूनिसेफ ने होगी, रेड क्रॉस ने होगी, है ना, ऐसे किसी सिस्टम के द्वारा अगर जो दिया गया है तो वो सबसे फाइनल होता है, क्योंकि वो इन सारी चीजों से गुजर के फिर बनाता है, सारी रिसर्चेज के बाद वो प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करता है। इज इट क्लियर। तो 6S का मतलब क्लियर हो गया आपको कि 6S में वो सारी चीजें आती है, तो उसमें वो सारी 1 by 1 आती है। पहली जो चीज आती है कौन सी आती है, सिंगल स्टडी, वो लिस्ट रिलायबल है। उसके बाद सिंगल स्टडी के सिनॉप्सिस, ब्रीफ ओवरव्यूज होते हैं। फिर सिंथेसिस मतलब होता है कि स्टडीज का जो होता है वो कलेक्शन होता है, ठीक है, सिस्टमेटिक रिव्यूज होता है। फिर सिंथेसिस का सिनॉप्सिस होता है। उसके बाद स्टडीज की समरी होती है, वो समरी होती है वो और ज्यादा यूजफुल होती है, बहुत सारी स्टडी की समरी होती है वो। और फिर लास्ट में होता है कि कोई सिस्टम होता है उन रिसर्च को जो एडॉप्ट कर लेता है, तो उस एविडेंस को अगर अपन यूज करते हैं तो वो सबसे ज्यादा रिलायबल होता है, क्वालिटी ऑफ एविडेंस होता है। तो आपको 6S अगर याद रखने हैं तो ये जो है इनको एक इसी तरह हायरार्की फॉर्म में रखिएगा। ये सोर्सेज हैं, इसमें आपके मल्टीपल चॉइस में कभी क्वेश्चन आ सकता है, क्या पूछ सकते हैं कि कौन सा है वो ज्यादा रिलायबल सोर्स है। तो ये इनका क्रम है, इनका सीक्वेंस याद रखना है कि सिस्टम होता है सबसे ज्यादा रिलायबल, मोस्ट रिलायबल है, जबकि सिंगल स्टडीज होती है लिस्ट रिलायबल है, ठीक है। इनके सीक्वेंस पूछ सकते हैं कि कौन सी सीक्वेंस में कौन सा मोस्ट रिलायबल, कौन सा लिस्ट रिलायबल की सीक्वेंस में पूछा जा सकता है, या फिर मल्टीपल चॉइस में ऑप्शन में भी पूछा जा सकता है कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट आता है लेवल ऑफ एविडेंस स्केल। अच्छा, एक तो अब आ गया सोर्स कौन सा रिलायबल है, दूसरा है कि कौन सी टाइप की स्टडी ज्यादा रिलायबल है। लेवल ऑफ स्केल, ठीक है, ये ध्यान रखिए, लेवल ऑफ एविडेंस स्केल, LES, लेवल ऑफ एविडेंस स्केल रिगार्डिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरवेंशन। कौन सी स्टडी, कौन से टाइप की रिसर्च है वो सबसे ज्यादा रिलायबल है। पहले थे सोर्स कौन सा रिलायबल है, अब कौन सा है, कौन से टाइप की स्टडी है वो सबसे ज्यादा रिलायबल है। सबसे नीचे जो आती है ये जो होती है ये लिस्ट रिलायबल होती है। ये कौन सी होती है, ये 8th लेवल जो है वो लिस्ट रिलायबल है ना। रिलायबल जो है एविडेंस है इसका लिस्ट रिलायबल है, और जो फर्स्ट वाला है ये मोस्ट रिलायबल एविडेंस है, मोस्ट रिलायबल एविडेंस है। पहली चीज ये क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। ये जो लास्ट वाला है सबसे लिस्ट है, ठीक है। अब सबसे लिस्ट जो रिलायबल एविडेंस है वो कौन सा है, 8th नंबर का। इसमें देखिए लेवल 8 जो है, पहले एक्चुअली में इसमें लेवल 7 थे, अब पॉलिटन हंगलर द्वारा, पॉलिटन बैक के द्वारा इसमें जो है 8th लेवल जो नई एडिशन में दिए गए हैं। तो इसमें क्या लेवल 8 में होते हैं नॉन रिसर्च सोर्स, ठीक है, बिना रिसर्च किए हुए सोर्स कोई है, जैसे कि कोई इंटरनल एविडेंस है, कोई एक्सपर्ट की ओपिनियन है, ठीक है, वो सबसे कम रिलायबल सोर्स होता है। इज इट क्लियर, कि कोई कहे, मैं कहूं कि ये ज्यादा ठीक है, ठीक है, या फिर कोई एक्सपर्ट था उसने कह दिया कि ये ज्यादा ठीक है, ये प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, तो वो कम, सबसे कम रिलायबल है।
ठीक है, वो एविडेंस है वो सबसे कम रिलायबल है क्योंकि उस पर रिसर्च किया हुआ है ही नहीं, राइट। ठीक है, दूसरा कौन सा है, इसके बाद लेवल 7th, जो जितने भी क्वालिटेटिव और डिस्क्रिप्टिव स्टडी है, कौन सी स्टडी, जितनी भी क्वालिटेटिव स्टडी है या जितनी भी डिस्क्रिप्टिव टाइप स्टडी है, ये स्टडी की डिजाइन सारी बाद में आएगी। ठीक है, आपको याद रखना है क्वालिटेटिव स्टडी वो होती है जिसमें किसी की जो बिलीफ्स होती है, किसी के एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो वर्ड्स में अपन इकट्ठा करते हैं, उनकी ज्यादा वैल्यू नहीं रहती है, उनकी ज्यादा एक्सपीरियंसेस। जैसे क्रोनिक इल वाला पेशेंट है ना, वो अपने एक पेशेंट है एक्सपीरियंस कुछ और बताएगा, दूसरा कुछ और बताएगा। ठीक है, तो उनकी जो होती है हर एक की जो वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, सब्जेक्टिव टाइप हो जाते हैं, ऑब्जेक्टिविटी नहीं आती। ठीक है, ऐसे कैसे डिस्क्रिप्टिव स्टडी होती है उसमें कोई अपन इंटरवेंशन नहीं करते, जस्ट ऑब्जर्व करते हैं, तो ऑब्जर्वेशन में कहीं ना कहीं जो होते हैं वो रिलायबिलिटी उसकी क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आती है वो कौन सी, क्वालिटेटिव स्टडी या कोई डिस्क्रिप्टिव टाइप की स्टडी होती है जिसमें सिर्फ और डिस्क्राइब किया जाता है फिनोमेना को, एक्सप्लेन किया जाता है फिनोमेना को। जैसे कि मुझे किसी का नॉलेज असेस करना था, है ना, जैसे आपका नर्सिंग स्टूडेंट्स का लेवल असेस करना है। ठीक है, लेवल असेस रिगार्डिंग निडलिस्टिक इंजरी। ठीक है, निडलिस्टिक इंजरी के रिगार्डिंग आपका लेवल असेस, नॉलेज लेवल असेस करना है। ठीक है, तो मैंने आपका जो था एक कॉलेज का असेस किया, उसमें अलग था, दूसरे कॉलेज किया, फिर इसमें अलग आया, तीसरे कॉलेज का और कुछ लेवल अलग आया। ठीक है, तो उसमें क्या ज्यादा रिलायबिलिटी नहीं रह जाती, उसमें जो है वो डिफरेंसेस जो आते हैं वो आ जाते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, इन डिफरेंस की वजह वो जो होती है ज्यादा रिलायबल नहीं होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट होती है, उसके बाद जो हालांकि पहले की बजाय दूसरी ज्यादा रिलायबल है, फिर उसके बाद तीसरी देखिए, लेवल 7th में आएगा सिस्टेमेटिक रिव्यू मेटा सिंथेसिस ऑफ क्वालिटेटिव स्टडी। अब ये जो क्वालिटेटिव स्टडी थी ना, इसका मेटा सिंथेसिस, मेटा सिंथेसिस क्या होता है, मेटा सिंथेसिस होता है इंटरप्रेट करना और इंटीग्रेट करना। क्या करना, इंटरप्रेट एंड इंटीग्रेट द क्वालिटेटिव स्टडी। ये जो क्वालिटेटिव स्टडी थी ना, इन क्वालिटेटिव स्टडी का, इस क्वालिटेटिव स्टडी का मेटा सिंथेसिस ऑफ क्वालिटेटिव स्टडी मींस क्वालिटेटिव स्टडी जो है उनका इंटरप्रेट करना और उनका इंटीग्रेट करना क्या कहलाता है, उनको बहुत सारी स्टडी को, मैनी स्टडीज को साथ में लेकर उनको कंबाइंड करके उनको क्या करना, इंटरप्रेट करना, उनको इंटीग्रेट करना क्या कहलाता है, मेटा सिंथेसिस कहलाता है। ठीक है, इसको अपन डेफिनेशन देख लेते हैं, है ना, मेटा सिंथेसिस, मेटा सिंथेसिस, इसका मीनिंग होता है इंटरप्रेट, सॉरी इंटीग्रेट एंड इंटरप्रेट, इंटीग्रेट एंड इंटरप्रेट मैनी क्वालिटेटिव स्टडीज, मैनी क्वालिटेटिव स्टडीज, बहुत सारी क्वालिटेटिव स्टडीज को आपको इंटीग्रेट करना और इंटरप्रेट करना, एक साथ जोड़ना और फिर उनका निष्कर्ष निकालना क्या कहलाता है, मेटा सिंथेसिस कहलाता है। ठीक है, तो किसका, क्वालिटेटिव स्टडीज का। ठीक है, क्वांटिटी का नहीं। क्वांटिटेटिव स्टडी में क्या होता है, नंबर्स होते हैं, जब आप स्टडी करो तो कोई नंबर्स में आएगी। ठीक है, जैसे किसी का परसेंटेज आएगा, ठीक है, तो परसेंटेज नंबर में है, किसी के रेट आएगी वो नंबर में है। ठीक है, तो इस तरह के जो नंबर में आती है वो क्वांटिटेटिव स्टडी होती है, लेकिन जो स्टडी में जो डेटा कलेक्शन होता है वो वर्ड्स में हो। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, क्वालिटेटिव स्टडी। तो क्वालिटेटिव स्टडी का जो इंटरप्रिटेशन करना और उसका इंटीग्रेट करना क्या कहलाएगा, मेटा सिंथेसिस कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट नॉन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशनल स्टडी। इसके बाद जो आती है वो, और जो है ना, इसमें भी देखो क्वालिटेटिव स्टडी आ गई, क्वालिटेटिव के बाद में इसका मेटा सिंथेसिस आ गया, उसके बाद स्पेशली नॉन एक्सपेरिमेंटल उसमें ऑब्जर्वेशनल स्टडी जो है, ठीक है, जो ऑब्जर्वेशनल स्टडी है जिसमें सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं वो इसके बाद आती है। ठीक है, यहां सिर्फ क्वालिटेटिव स्टडी है, आप डिस्क्रिप्टिव को छोड़ दें, इसको क्वालिटेटिव स्टडी, उसके बाद ऑब्जर्वेशनल जो स्टडी है वो आती है। ठीक है, नॉन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशनल स्टडी जो आती है जिसमें सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, जिसमें कोई कोरिलेशन देखते हैं, कोई कंपैरिजन देखते हैं। ठीक है, तो इस टाइप की जो स्टडी होती है, या एपिडेमियोलॉजिकल कोई सर्वे होता है, ठीक है, तो वो सारी कौन सी है, ऑब्जर्व। आप है ना, कई बार सर्वे होता है, इलेक्शन से पहले होता है, कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सा जो कैंडिडेट जीतेगा। ठीक है ना, तो ये सर्वे होते हैं, एग्जिट पोल के जो होते हैं। ठीक है ना, तो वो जो सर्वे होते हैं वो एक तरह के क्या है, वो एक तरह के ऑब्जर्वेशनल स्टडी और नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडी होती है। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है कि सिस्टमेटिक रिव्यू ऑफ नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडी। अब इनका क्या होता है, ये जो नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडी थी इनका इकट्ठा करके, इनको कंबाइंड करके इनका जो सिस्टमेटिक रिव्यू किया जाता है। ठीक है, तो वो इससे ज्यादा जो रिलायबल है। ठीक है, ज्यादा इसकी रिलेवेंसी है, लेकिन ज्यादा इतनी ज्यादा नहीं है, बट हाँ ठीक है, इससे ज्यादा है। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, सिस्टमेटिक रिव्यू ऑफ
ऑब्जर्वेशनल या नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज। नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडी का सिस्टमेटिक रिव्यू। यहां से वापस देखिए, पहले नॉन रिसर्च था, नॉन रिसर्च के बाद हमारी क्वालिटेटिव स्टडी थी। क्वालिटेटिव स्टडी से अच्छा कौन सा है उसका, मेटा सिंथेसिस। क्वालिटेटिव स्टडी को इकट्ठा करके उनका रिजल्ट देखना, मेटा सिंथेसिस। मेटा सिंथेसिस के बाद में क्या हो गया, नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडी और ऑब्जर्वेशन स्टडी उससे ज्यादा अच्छी है, ठीक है। उसमें क्या होता है, फिर भी हम सैंपल लेते हैं, उसमें रैंडम सैंपलिंग होती है, यूज करते हैं, ये सारे सैंपल साइज ज्यादा होता है, इसमें सैंपल साइज ज्यादा होता है। क्वालिटेटिव में क्या होता है, सैंपल साइज बहुत कम होता है, इसलिए उसकी रिलायबिलिटी और कम हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या था, सिस्टमेटिक रिव्यू ऑफ नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडी आ गया, ठीक है। उसके बाद आता है नॉन रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, क्वासी एक्सपेरिमेंटल स्टडी। एक्सपेरिमेंट में भी अधूरी आधी एक्सपेरिमेंट, ठीक है, पूरा एक्सपेरिमेंट नहीं होता है, नॉन रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल होता है, तो वो उससे इनसे ज्यादा अच्छा है। और इसके बाद आता है रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, जिसमें रेंडमाइजेशन होता है, ठीक है। ये ट्रू एक्सपेरिमेंट है, ये कौन सा है, ये ट्रू एक्सपेरिमेंटल है, ये ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है, ठीक है। ये क्वासी आधा रिसर्च है। और फिर उसके बाद क्या आता है, नेक्स्ट जो आता है वो लास्ट में कौन सा है, सिस्टमेटिक रिव्यू या मेटा एनालिसिस ऑफ आरसीटी। मेटा एनालिसिस ऑफ आरसीटी। अब पहले अपन ने पढ़ा था मेटा सिंथेसिस। अगर क्वालिटेटिव स्टडी को एक साथ इकट्ठा किया गया था, तो इंटीग्रेट किया, तो वो क्या था, वो था मेटा सिंथेसिस। ऐसे ही जब क्वांटिटेटिव स्टडी जो होती है, उनको जब इकट्ठा करके एक साथ इंटीग्रेट करके उनको कंप्यूट करके उनका जो बहुत सारी स्टडी के डेटा होते हैं उनको कंपाइल करके, है ना, कंपाइलेशन एंड कंप्यूटेशन ऑफ एंड एनालिसिस ऑफ जो डेटा होता है उनका एक साथ एनालिसिस करके रिजल्ट देखते हैं, तो क्या कहलाता है, मेटा एनालिसिस कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है मेटा एनालिसिस जो होता है वो क्या होता है, एग्रीगेट द न्यूमेरिकल डेटा ना, मेटा एनालिसिस, इसका मतलब होता है एग्रीगेशन एंड कंप्यूटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा ऑफ मैनी क्वांटिटेटिव स्टडीज। बहुत सारी क्वांटिटेटिव स्टडीज को अगर एक साथ उनके डेटा को इकट्ठा किया और उसके बाद उनका जो है सम अप निकाल लिया, सम ये मींस समराइज करके उसको निकाल लिया, तो वो जो होता है हाईएस्ट लेवल होता है। वो क्या होता है, हाईएस्ट लेवल ऑफ एविडेंस होता है। क्या होता है वो, हाईएस्ट लेवल ऑफ एविडेंस होता है, ये मोस्ट रिलायबल लेवल ऑफ एविडेंस होता है। तो ये थी हमारी लेवल ऑफ एविडेंस स्केल। क्या थी हमारी, लेवल ऑफ एविडेंस स्केल। यहां तक क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट है मेजर स्टेप्स ऑफ एबीपी, ठीक है। मेजर स्टेप्स ऑफ एबीपी जो है उसमें कौन सा है, सबसे पहला जो स्टेप है आस्क। आपको क्या ढूंढना है, आप क्लिनिकल क्वेश्चन देखिए, आपका क्लिनिकल क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला आपको क्या क्वेश्चन है आपका, किसके रिगार्डिंग आप एविडेंस ढूंढना चाह रहे हैं। नंबर 2 है आपको एक्वायर द एविडेंस। आपको जो बेस्ट एविडेंस है, एक्वायर द बेस्ट एविडेंस, आपको जो सबसे बेस्ट एविडेंस है वो क्या करना है, आपको ढूंढना है। कहां से आपको एविडेंस मिलेगा, कौन सा सोर्स है आपका, 6S सोर्स अपन पढ़े थे, कौन सा सोर्स जहां से एविडेंस अच्छा मिलेगा, सिस्टम का सबसे अच्छा सोर्स था। कौन सा लेवल ऑफ स्केल्स की एविडेंस स्केल की बात की थी, कौन से टाइप की स्टडी का जो एविडेंस होता है वो सबसे अच्छा होता है, वो अपने को ढूंढना है। जो हमारा लेवल फर्स्ट का था, जो मेटा एनालिसिस ऑफ आरसीटी था, वो सबसे अच्छा था। देन जो एविडेंस मिल गया, तो एविडेंस मिलने के बाद उसको क्या करेंगे, अप्रेस। क्या करेंगे उसका, अप्रेस द एविडेंस। उस एविडेंस का क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे, क्या ये एविडेंस जो मिला है वो मेरी स्टडी के अंदर फिट बैठता है, या मेरी पेशेंट के लिए क्या है, मेरी रिसर्च जो पेशेंट है उसके लिए क्या यह सही है क्या। उस एविडेंस को वहां अपन उसको क्रिटिकली एनालाइज करेंगे। अगर वो सही बैठता है तो उसको अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, अप्लाई द एविडेंस टू पेशेंट केयर, उसको पेशेंट पर लागू कर देंगे। पेशेंट पर अप्लाई करने के बाद हम 4th स्टेप में, उसके बाद 5वें पे क्या देंगे, असेस द योर पेशेंट। आप अपने पेशेंट को देखिए, क्या वो एविडेंस है वो पेशेंट के लिए सूटेबल रहा, उसका इफेक्ट जो आउटकम है ना, डिजायर्ड आउटकम जो आप चाह रहे थे वो मिला या नहीं मिला। तो इन 5 स्टेप के अंदर ये 5A जो है, इस 5A's के अंदर सबसे पहले हम पेशेंट आस्क क्लिनिकल क्वेश्चन, खुद से अपने आप क्वेश्चन पूछेंगे, क्या ढूंढना है पेशेंट के लिए, ठीक है, क्या एविडेंस। दूसरा, बेस्ट एविडेंस आपको कहां से मिलेगा, वो आपको वहां से ढूंढना है। एविडेंस मिल गया, उसके बाद उसको अप्रेज करना है, एनालाइज करना है, उसके बाद उसको अप्लाई करना है पेशेंट पे, और उसके बाद उसका आउटकम आपको असेस करना है, ठीक है। तो ये 5 स्टेप है, इनको 1 by 1 देखते हैं, ठीक है। पहला स्टेप कौन सा है, आस्क वेल वर्डेड क्लिनिकल क्वेश्चन।
आस्क ए वेल वर्डेड क्लिनिकल क्वेश्चन। सबसे पहले आपको स्टेप पहले के अंदर एक वेल वर्डेड क्वेश्चन जब पूछें तो क्वेश्चन के अंदर मींस क्वेश्चन जब आप तैयार करें आपको क्या एविडेंस ढूंढना है ना, तो उसमें उसकी कुछ खास बातें होती है। तो उसमें एक एक्रोनिम है PIO, पायो, पिको या फिर पिकॉट। कम से कम एटलीस्ट पायो होना चाहिए या पिको होना चाहिए या फिर पिकॉट होना चाहिए, एक इनमें से कम होना चाहिए। ठीक है, पी का मतलब है कि कौन से टाइप के पॉपुलेशन या पेशेंट टाइप के लिए आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, मींस क्वेश्चन आप किसके लिए एविडेंस ढूंढ रहे हो। पी मींस आप क्या इंटरवेंशन या क्या इन्फ्लुएंस है आप देखना चाहते हो, मींस क्या चीज आप करना चाहते हो उसके अंदर। नंबर सी, कोई कंपैरिजन देखना चाहते हो किस चीज का कि ये सही है ये सही है, क्या उसका आउटकम देखना चाहते हो आप कि कंपैरिजन के बाद आप क्या रिजल्ट आप मतलब क्या उसका प्रभाव है वो देखना चाहते हो, और किस टाइम के भीतर आप देखना चाहते हो, टाइम फ्रेम क्या है, कब तक आप इसका इफेक्ट देखना चाहते हो। ये 5 चीजें हैं वो आनी चाहिए। 5 में से कम एटलीस्ट पॉपुलेशन, इन्फ्लुएंस और आउटकम तीनों चीजें होनी चाहिए। एटलीस्ट 3 चीजें होनी चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन है वो अच्छा क्वेश्चन है, वेल वर्डेड क्वेश्चन है। अगर ये चीजें नहीं होती तो फिर क्वेश्चन हमारा क्या है वो सही ढंग से नहीं फ्रेम है, मीन सारी चीज जो आप देखना चाह रहे हो ना वो चीज नहीं मिलेगी। एविडेंस ढूंढना है तो क्वेश्चन सबसे अच्छा होना चाहिए, और जब क्वेश्चन फ्रेम करो तो क्वेश्चन में ये चीजें आनी चाहिए। पॉपुलेशन आनी चाहिए, पॉपुलेशन या पेशेंट, इंटरवेंशन, इन्फ्लुएंस, कंपेरिजन, आउटकम और टाइम फ्रेम है वो आना चाहिए। ठीक है, लेट्स सी क्वेश्चन देखिए। इन एन एडवांस कैंसर पेशेंट, फिश ऑयल इनहांस्ड न्यूट्रिशन, एडवांस कैंसर पेशेंट है ना, फिश ऑयल इनहांस्ड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट आर इफेक्टिव इन स्टेबलाइजिंग वेट। एडवांस कैंसर पेशेंट, पॉपुलेशन क्या होगी, पॉपुलेशन होगी आपकी एडवांस कैंसर पेशेंट। एडवांस कैंसर पेशेंट आपकी क्या होगी, पॉपुलेशन होगी। इस पॉपुलेशन में आप इंटरवेंशन क्या दिखाना चाहिए, इन एडवांस एक कैंसर पेशेंट है, लंबे टाइम से कैंसर का पेशेंट है, और उसमें आप देखना चाह रहे हैं कि फिश ऑयल इनहांस जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है वो उसके वेट को स्टेबलाइज करने में यूजफुल है या नहीं, ये देखना चाह रहे थे आपको। ये आपको ढूंढना है ना, रिसर्च एविडेंस आपको ढूंढना है। ठीक है, तो आप ढूंढना चाह रहे थे कि एडवांस कैंसर पेशेंट जो है पॉपुलेशन है आपकी, और इसमें क्या आपका फिश ऑयल इनहांस्ड आपका न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है वो क्या है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है वो क्या है आपका, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट आपका इंटरवेंशन है। इस इंटरवेंशन का आप ढूंढना चाह रहे हो, और आउटकम क्या देखना चाह रहे हो, वो आपके साथ आउटकम है स्टेबलाइजिंग वेट। क्या देखना चाह रहे हो, वेट स्टेबलाइजेशन। क्या देखना चाह रहे हो, वेट स्टेबलाइजेशन देखना चाह रहे हो कि अगर ये थेरेपी काम लेंगे, न्यूट्रिशनल जो फिश ऑयल इनहांस्ड जो है, फिश ऑयल इनहांस्ड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट अगर काम में लेंगे आप, तो क्या उसका वेट स्टेबलाइज हो रहा है। तो ये 3 चीजें कम से कम इसके भीतर आ रही है, PIO आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही एक और देखिए, जैसे आपको कोई कंपेयर करके देखना था, जिसमें पिको देखिए, वेदर फिश ऑयल इनहांस्ड न्यूट्रिशन सप्लीमेंट आर बेटर देन मेलाटोनिन। मेलाटोनिन और फिश ऑयल इनहांस्ड न्यूट्रिशन है, दोनों में से आपको कंपेयर करके देखना था कौन सा ज्यादा बेटर है। स्टेबलाइजिंग वेट इन एडवांस कैंसर पेशेंट, एडवांस कैंसर पेशेंट में वेट स्टेबलाइजेशन के लिए फिश ऑयल इनहांस्ड न्यूट्रिशन सप्लीमेंट या मेलाटोनिन है, उसमें कौन सा ज्यादा बेटर है। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हो, P मींस आपके क्या है, एडवांस कैंसर पेशेंट है। ठीक है, I का मतलब क्या है, इसमें आप क्या यूज कर रहे हो, फिश ऑयल इनहांस्ड न्यूट्रिशन यूज कर रहे हो, फिश ऑयल इनहांस्ड न्यूट्रिशन यूज कर रहे हो। आप किससे कंपेयर कर रहे हो, कंपेयर है वो मेलाटोनिन से कर रहे हो, और क्या आउटकम देखना चाह रहे हो आप, वेट स्टेबलाइजेशन देखना चाह रहे हो, वेट स्टेबलाइजेशन। ठीक है, ये आप इसमें देखना चाह रहे हो। तो ये क्या है, ये पिको, PICO। ठीक है, तो इस तरह से अगर किसी में टाइम फ्रेम दिया हो कि इस टाइम के भीतर देखना चाह रहे हो तो पिकआउट हो जाता है। तो एटलीस्ट ये चीजें उसके भीतर होनी चाहिए आपके क्वेश्चन में, तभी वो क्वेश्चन क्या होता है, वेल वर्डेड क्वेश्चन होता है। सबसे पहली चीज है क्वेश्चन बनाना आपको आना चाहिए, आज के वेल वर्डेड क्वेश्चन। ठीक है, जब क्वेश्चन आपका रेडी हो गया तो स्टेप 2 के अंदर है एक्वायर द रिसर्च एविडेंस। अब आपको क्या ढूंढना है, रिसर्च एविडेंस है वो आपको ढूंढना है। रिसर्च एविडेंस के लिए आपको क्या है, वहां एक तो आपका क्या था 6S, क्या ढूंढना है आपको
6S ढूंढना था। सोर्सेस है ना, सोर्सेस थे आपके, कौन सा बेस्ट था, लेवल फर्स्ट का जो सोर्स था वो सबसे अच्छा था, वो ढूंढना है। दूसरा आपको क्या था, लेवल ऑफ एविडेंस स्केल, लेवल ऑफ एविडेंस स्केल, लेवल ऑफ एविडेंस स्केल थी, उसमें जो लेवल 1 था वो सबसे अच्छा था, है ना, मेटा एनालिसिस ऑफ आरसीटी। तो वहां से आपको ये ढूंढना है कि कहां से जो सबसे बेटर एविडेंस मिले, एक्वायर द एविडेंस मींस वो सबसे अच्छा एविडेंस है, बेस्ट एविडेंस है, वो ढूंढना है आपको। क्या ढूंढना है आपको, बेस्ट एविडेंस आपको ढूंढ के निकालना है, ठीक है। तो वहां से आपने एविडेंस ढूंढ लिया कि कहां से अब मुझे ये रिसर्च है, आपने जो अच्छे सोर्सेज थे वहां से आपने एविडेंस ढूंढ के निकाला जो रिसर्च की हुई है उसमें से, ठीक है। अब क्या होता है, जो रिसर्च की हुई है उसके बाद अब आपके पास जो एविडेंस मिल गया, उस आप एविडेंस को क्या करेंगे, क्रिटिकली एनालाइज करेंगे। क्या करेंगे, तीसरा स्टेप, स्टेप थर्ड, अप्रेज द एविडेंस। उस एविडेंस को अप्रेज करना है, और इनको एविडेंस को अप्रेज करने के ये जो है 5 क्राइटेरिया है, क्वालिटी, मैग्नीट्यूड, क्वांटिटी, कंसिस्टेंसी एंड एप्लीकेबिलिटी, ठीक है, क्लियर है। अप्रेज द एविडेंस, इनको क्रिटिकली क्या करना है आपको, क्रिटिकली अप्रेज करना है। क्रिटिकली, क्रिटिक्स का हमेशा मतलब क्या होता है, क्रिटिक्स का मतलब समालोचना होता है कि इसमें अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, दोनों चीजें देखनी होती है। हमेशा किसी की बुराई नहीं ढूंढनी होती है, हमेशा कोई अच्छाई नहीं ढूंढनी है, ठीक है। दोनों चीजें बराबर रख के आपको देखना होता है कि इसमें इसकी गुड थिंग्स क्या है, इसकी बैड थिंग्स क्या है, ठीक है। दोनों को क्रिटिकली हमें क्या करना है, इसको क्रिटिकली एनालाइज करना है। और जब आप क्रिटिकली एनालाइज करोगे तो इन पॉइंट्स पर देखना है। सबसे पहली चीज होती है क्वालिटी, ठीक है। अच्छा, क्वालिटी, क्वालिटी का मतलब क्या होता है, हाउ एक्सटेंड द एविडेंस इज वैलिड। पहली चीज है कि ये वैलिड कितना है, क्वालिटी का मतलब क्वालिटी वाइज जब देखेंगे तो हाउ एक्सटेंड एविडेंस इज, हाउ एक्सटेंड एविडेंस इज वैलिड। पहली चीज ये वैलिड है कि नहीं। वैलिड का मतलब होता है कि जिस चीज के लिए आप काम ले रहे हो ना, वो उसी चीज के लिए काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर वो जिस चीज को आप यूज करना चाहते हैं उसी के लिए काम आ रहा है, उसी के लिए है, तो फिर इसका मतलब वैलिड है। पहली चीज क्लियर होगी, वैलिड होना चाहिए। क्वालिटी का मतलब है कि वो क्वालिटी वाइज वैलिड है या नहीं है, ठीक है। नंबर 2, मैग्नीट्यूड, हाउ लार्ज इफेक्ट एंड इंटरवेंशन, इसका इफेक्ट कितना है, हाउ लार्ज इफेक्ट ऑफ इंटरवेंशन, जो इंटरवेंशन किया जा रहा है ना उसका प्रभाव कितना है, बहुत अच्छा प्रभाव है, रिजल्ट जो आ रहा है उसका आउटकम जो आ रहा है ना, वो आउटकम कितना अच्छा है, बहुत अच्छा है, लिटिल बिट मॉडरेट इफेक्ट है या माइल्ड इफेक्ट है। मींस जो इंटरवेंशन आप देखना चाह रहे थे, जिसका रिजल्ट देखना चाह रहे थे, वो कितना प्रभावी है, ठीक है। तो वो उसका हो गया मैग्नीट्यूड। तीसरा देखते हैं क्वांटिटी, हाउ मच एविडेंस, हाउ मच एविडेंस। इस हाउ मच एविडेंस का मतलब है कि जो स्टडी थी ना, की गई थी ना, उसमें नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कितने थे, कितने लोगों पे ये रिसर्च किया गया है ना, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, किस पे, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, कितने लोग थे जिस पे ये रिसर्च किया गया है। जितने ज्यादा लोगों पे होता है, पार्टिसिपेंट ज्यादा होते हैं, उतना ही ज्यादा वो रिलायबल होता है, जितना ही ज्यादा वैलिड होता जाएगा आपका रिसर्च, ठीक है। देन कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का मतलब नियमितता होता है ना, कंटिन्यूटी होता है, कि वो रिजल्ट जो है ना वो जो कितना कंसिस्टेंट है। कितनी सारी स्टडी है वो बता रही है कि सेम टाइप ऑफ रिजल्ट आ रहा है, कितनी सारी स्टडी ये कह रही है कि सेम टाइप, हाउ कंसिस्टेंट द फाइंडिंग्स, हाउ कंसिस्टेंट द फाइंडिंग्स इन वेरियस स्टडीज। बहुत सारी स्टडी के अंदर जो डिफरेंट स्टडी है उसमें कितना कंसिस्टेंट है, ठीक है। हाउ कंसिस्टेंट द फाइंडिंग्स इन वेरियस स्टडीज, मैनी स्टडीज के अंदर इसका रिजल्ट है। अगर सभी में सेम टाइप रिजल्ट आ रहा है तो इसका मतलब ये स्टडी क्या है, ज्यादा अच्छी है, कंसिस्टेंट है स्टडी, ठीक है। नेक्स्ट है एप्लीकेबिलिटी, टू व्हाट एक्सटेंट द एविडेंस इज रिलेवेंट, कितना रिलेवेंट है, एप्लीकेबल है मेरे क्वेश्चन में, मेरे पेशेंट के लिए, मेरी इस जो क्लिनिकल कंडीशन थी, क्लिनिकल क्वेश्चन था, उसमें कितना एप्लीकेबल है। हाउ एक्सटेंडेड एप्लीकेबल और हाउ एक्सटेंट एविडेंस इज रिलेवेंट एंड एप्लीकेबल इन माय क्लिनिकल क्वेश्चन। हाउ एक्सटेंट द एविडेंस
इज रिलेवेंट एंड एप्लीकेबल इन माई क्लिनिकल क्वेश्चन, मेरे क्लिनिकल क्वेश्चन जो अपने क्वेश्चन फ्रेम किया था उसमें ये कितना एप्लीकेबल है। इन 5 क्राइटेरिया पे आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है। अगर वो क्वालिटी वाइज वैलिड है, अगर उसका मैग्नीट्यूड इफेक्ट बहुत अच्छा आ रहा है, अगर उसकी क्वांटिटी, वो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट बहुत सारे थे, उन पे इसको रिसर्च करके एविडेंस लिया है, मैंने स्टडी सेम रिजल्ट बता रही है, सबसे अच्छा रिजल्ट बता रही है, और वो मेरे पेशेंट के सिनेरियो में, क्लिनिकल क्वेश्चन के सिनेरियो में भी एप्लीकेबल है, रिलेवेंट है, तो इसका मतलब ये अच्छा एविडेंस है। और इस एविडेंस को अब आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप आता है अप्लाई द सोर्स। क्या करना है आपको, अप्लाई द एविडेंस। लेकिन जब हमने बात की थी कंपोनेंट के अंदर, इसको सीधा अप्लाई नहीं करना, इंटीग्रेट द एविडेंस विथ, आपको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट द एविडेंस विथ। आपको इंटीग्रेट करना है किन चीजों के साथ, 3 चीजें यहां इंटीग्रेट होगी, ठीक है। एविडेंस जो है, एविडेंस के साथ में क्या जाएगा, क्लिनिकल एक्सपर्टीज। क्लिनिकल एक्सपर्टीज की सलाह चाहिए। एक्सपर्टीज क्या कहते हैं, एक्सपर्टीज क्या कहते हैं कि क्या एविडेंस यूजफुल है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, पेशेंट वैल्यू एंड प्रेफरेंसेस, पेशेंट की जो वैल्यू और प्रेफरेंसेस थी उसके अकॉर्डिंग ये सही है क्या। नंबर 3, लोकल कॉन्टेक्स्ट, इस लोकल कॉन्टेक्स्ट में हमारे यहां पर ये यूजफुल है क्या। अगर ये तीनों चीजों के साथ मिक्स करते हैं और ये तीनों चीजें फिट बैठती है ना, ये सब सही बैठती है ना, देन अप्लाई द एविडेंस, देन अप्लाई इन क्लिनिकल, है ना, देन अप्लाई इन क्लिनिकल प्रैक्टिस, तब आप इसको क्लिनिकल प्रैक्टिस में काम ले सकते हो। इज इट क्लियर, ठीक है, तब आप इसको क्लिनिकल प्रैक्टिस में काम ले सकते हो जब वो क्लिनिकल एक्सपर्टीज कहते हैं सही है, एविडेंस, प्रेफरेंस है वो पेशेंट की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग है, और लोकल कॉन्टेक्स्ट में भी हमारी परिस्थितियों के अनुसार भी वो फिट बैठता है, जो हमारा सिनेरियो है उसमें भी ये सही बैठता है, तो फिर ठीक है, इसको काम ले सकते हैं। फिर आता है 5वां स्टेप, 5वां ए, असेस द आउटकम ऑफ प्रैक्टिस। अब जो आपने प्रैक्टिस चेंज की है, जो एविडेंस अप्लाई कर दिया, उसका आपको देखना है, डिजायर्ड आउटकम देखना है, जो आप चाह रहे थे वो आया कि नहीं आया, ठीक है। आपको क्या देखना है, डिड अचीव द डिजायर्ड आउटकम। 2 क्वेश्चन है, डिड अचीव द डिजायर्ड आउटकम, जो आप चाह रहे थे वो आउटकम मिल गया क्या, जैसा आप चाह रहे थे वो आउटकम मिल गया क्या, और वेदर द पेशेंट इज सेटिस्फाइड विद रिजल्ट, और पेशेंट सेटिस्फाई है क्या। नंबर 2, आपके साथ साथ वेदर द पेशेंट सेटिस्फाइड विथ रिजल्ट, पेशेंट रिजल्ट से सेटिस्फाई है क्या। अगर पेशेंट सेटिस्फाई है तो इसका मतलब सही है, फिर इसका मतलब हमारा सही होगा। तो 5 चीज होगी, 5 हमने डिस्कस कर ली। क्या क्या डिस्कस की, नंबर 1, क्वेश्चन आस्क पहला हो गया, तो आस्क में वेल वर्डेड क्वेश्चन होना चाहिए हमारा, ठीक है, जिसमें पायो या पिकॉट ये सारी चीजें होनी चाहिए। दूसरा, फिर आपने क्या किया, अच्छा एविडेंस है 6S से या फिर लेवल ऑफ जो स्किल्स थी उससे हमने क्या किया, इसको ढूंढा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया, इसको हमने तीसरे स्टेप में अप्रेज कर लिया, क्वालिटी, मैग्नीट्यूड, क्वांटिटी, कंसिस्टेंसी, एप्लीकेबिलिटी के बेस पे। फिर उसको अप्लाई किया एविडेंस को, और फिर उसके बाद असेस कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट, बैरियर्स। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस आप यूज करते हैं, उसमें भी कुछ बाधाएं आती है, कुछ बैरियर्स आते हैं। पहली चीज आती है ओवरवेलमिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल एट द इंटरनेट और द जो लिटरेचर में बहुत सारी इंफॉर्मेशन पड़ी है, एंड मैनी ऑफ द कॉन्ट्राडिक्टरी इंफॉर्मेशन, मींस एक दूसरे विरोधाभासी है। कुछ कहते हैं, कुछ लिटरेचर कहता है कि इसका जो है रिजल्ट ये रहेगा, इसका दूसरा कहता है इसका रिजल्ट इफेक्ट ये रहेगा, ठीक है। तो बहुत सारी कॉन्ट्राडिक्टरी इंफॉर्मेशन है, तो सही कौन सी है हम ढूंढ नहीं पाते हैं, उसमें से हम कंफर्म नहीं कर पाते, हमारे लिए मुश्किल हो जाता है वहां पर। तो ओवरवेलमिंग एंड कॉन्ट्राडिक्टरी इंफॉर्मेशंस, अवेलेबल इंफॉर्मेशंस, ठीक है। तो पहला होता है ओवरवेलमिंग ऑफ
इंफॉर्मेशन, ओवरवेलमिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत सारी है ना इंफॉर्मेशन अवेलेबल, जो अवेलेबल है वो बहुत सारी अति है, इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है कि कौन सी सही है कौन सी नहीं। दूसरे साथ साथ है ना, और इसके साथ क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी फाइंडिंग्स। सिर्फ इतना ही नहीं, उसमें फाइंडिंग्स कैसी मिल रही है, विरोधाभासी मिल रही है। कोई कह रहा है सही हो रहा है, कोई कह रहा है ऐसा नहीं, इसका इफेक्ट नेगेटिव आएगा। तो फाइंडिंग्स भी एक जैसे नहीं बता रहे हैं। तो फिर क्या होता है, वहां पर एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को, हम एविडेंस को चूज नहीं कर पाते, हमारे साथ दिक्कत आती है, ये बैरियर आता है। ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा लैक ऑफ प्रोफेशनल एबिलिटी टू क्रिटिकली अप्रेज। मिल भी गया तो उसको अप्रेज करना नहीं आता। फिर प्रोफेशनल एबिलिटी हमारे पास इतने अच्छे लोग जो हैं वो नहीं है कि इसको जो है वो क्रिटिकली अप्रेज कर पाए। अभी तक हमारी प्रोफेशनल एबिलिटी है सबकी एक जैसी नहीं है। ठीक है, लैक ऑफ प्रोफेशनल एबिलिटी, प्रोफेशनल एबिलिटी टू critically appraise the evidence, to critically appraise the evidence। जो एविडेंस मिला है ना उसको क्रिटिकली अप्रेज करने की हमारे पास इतनी अच्छी एबिलिटी नहीं है, इसलिए फिर दिक्कत आती है कि उसमें से अपन उसको चूज नहीं कर पाते हैं, अच्छा है या फिर नहीं है, एविडेंस ये नहीं पता चलता। ठीक है, देन लैक ऑफ टाइम एंड वर्कलोड प्रेशर। नर्सिंग स्टाफ के पास इतना वर्कलोड होता है कि उसके पास इन चीजों को एविडेंस के लिए टाइम नहीं मिलता, जो चल रहा है उसको चलने दो, है ना। लैक ऑफ टाइम एंड वर्कलोड प्रेशर, लैक ऑफ टाइम, समय भी नहीं है, एंड वर्कलोड का प्रेशर ज्यादा है, वर्कलोड का प्रेशर है वो ज्यादा है, समय की कमी है, समय का अभाव है, नर्स पेशेंट रेशियो में जो है वो होना चाहिए वो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, नर्सेस की कमी है, उसकी वजह से प्रेशर ज्यादा है, वर्कलोड का, वर्क का लोड ज्यादा है, और इस वजह से हम जो है वो रिसर्च पे, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, हमारा वो पार्ट वो होता है वो छूट जाता है। देन लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम प्रोफेशनल कलीग्स। अगर कोई करना भी चाहे तो साथी नहीं करने देते, उनका सपोर्ट नहीं मिलता कि काहे को ये हेडेक फाल रखे भाई, क्यों कर रहे हो, जो चल रहा है वो ठीक है ना। ठीक है, तो लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द कलीग्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। ना हमारा डिपार्टमेंट, ना ऑर्गेनाइजेशन, हॉस्पिटल सपोर्ट करता है, ना कलीग्स इसमें सपोर्ट करते हैं कि नई प्रैक्टिसेस हम अडॉप्ट करें, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को अडॉप्ट करें। लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम कलीग्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, दोनों के द्वारा, न तो कलीग से कोई सपोर्ट मिलता और न ही ऑर्गेनाइजेशन से कोई सपोर्ट मिलता इस चीज को अडॉप्ट करने के लिए, इस चीज को प्रैक्टिस को अप्लाई करने के लिए, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को। तो ये हमारी वहां पर बैरियर आता है। लैक ऑफ नॉलेज ऑफ द रिसर्च मेथड, प्लस उसके बाद अगर नई चीज और देखें तो क्या था, लैक ऑफ नॉलेज ऑफ रिसर्च मेथड, ऑफ रिसर्च मेथड। अब कौन सा रिसर्च अच्छा है, कौन सा रिसर्च खराब है, इस रिसर्च की मेथोडोलॉजी नहीं पता। जब रिसर्च की मेथोडोलॉजी नहीं पता तो फिर हमें एविडेंस अच्छा नहीं मिलेगा। किसी को पता है तो कॉन्फिडेंस नहीं है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। किसी को थोड़ी बहुत जानकारी है तो फिर ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं जो चूज कर पा रहा हूं वो एविडेंस वो सही है क्या। ठीक है, वहां फिर बैरियर आ जाता है, वहां हम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस काम में नहीं ले पाते। चेंज ऑलवेज रेजिस्ट, नंबर 2 नेक्स्ट, जो कि चेंज कभी भी कोई स्वीकार नहीं करता, परिवर्तन किसी को पसंद नहीं है, जो जैसा चल रहा है वैसा चलना चाहते हैं। ठीक है, चेंज ऑलवेज रेजिस्ट। एक और दिक्कत आती है, चेंज ऑलवेज रेजिस्ट। हमेशा जब कोई परिवर्तन करोगे आप तो उसमें विरोध होगा कि नहीं, ऐसा नहीं, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। परिवर्तन किसी को पसंद नहीं होता, कोई भी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहता। इवन हो सकता है कि अगला जो वो है ज्यादा कंफर्ट है, लेकिन अगला पता नहीं होता है, अनसर्टेनिटी होती है, इसलिए चेंज कोई भी करना नहीं चाहता। ऐसा कैसा ईबीपी में भी यही होता है, चेंज जो होता है उसका विरोध होगा। सेम अप्लाई होता है ना, ट्रू फॉर द ईबीपी एज वेल।
लैक ऑफ सीएनई इंडिया, भारत में कंटिन्यूस नर्सिंग एजुकेशन होती नहीं है। लैक ऑफ सीएनई, हमारे पास कंटिन्यूस नर्सिंग एजुकेशन ही नहीं है। अपडेट क्या हो रहा है, कोई कॉन्फ्रेंस ही नहीं होती, बताता ही नहीं कोई। जब कॉन्फ्रेंसेस नहीं होती, कंटिन्यू नर्सिंग एजुकेशन नहीं होती, तो फिर कौन सी प्रैक्टिसेस अपडेट हुई है वो चीजें पता नहीं चलती, इसलिए अडॉप्ट नहीं कर पाते हम उसको, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को यूज नहीं कर पाते, उसमें बैरियर आ जाता है कंटिन्यूस एजुकेशन की कमी। ठीक है। फिजिशियन डोमिनेंसी एक और है ना, हम कुछ भी चाहें कि करना चाह रहे हैं, लेकिन फिजिशियन की क्या है, डोमिनेंसी है। जो डॉक्टर कहता है वही होना है। नर्सेज को ऑटोनॉमी नहीं है अपनी डिसीजन लेने की, तो इस कारण से भी एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस होती है वो काम नहीं आती है। लैक ऑफ जो हमारी ऑटोनॉमी या फिर डोमिनेंसी जो है फिजिशियन की, उसके कारण भी ऐसा होता है। नेक्स्ट, लैक ऑफ इनिशिएटिव अगर देखें, लैक ऑफ इनिशिएटिव एमंग मैनेजर्स एंड लीडर्स, लैक ऑफ इनिशिएटिव एमंग मैनेजर्स एंड लीडर्स। हमारे नर्सिंग के जो नर्स मैनेजर्स और नर्सिंग लीडर्स हैं, वो इनिशिएटिव नहीं लेते, इसको शुरुआत ही नहीं करते। वो शुरुआत नहीं करना चाहते कि ठीक है उसको भी चलने दो, तो ये भी इनिशिएटिव नहीं लेते, तो फिर पीछे वाला क्यों लेगा, इसको इनिशिएटिव क्यों लेगा। ठीक है, तो वहां पर भी इनिशिएटिव की कमी है, तो इसलिए ये एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस होती है वो काम नहीं आती है। लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, प्रशासन का कोई सहयोग नहीं मिलता, प्रशासन का इसमें कोई सहयोग नहीं मिलता। एडमिनिस्ट्रेटिव मींस हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटिव या हमारा डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव, वो कोई सपोर्ट नहीं मिलता। एंड लैक ऑफ इंसेंटिव्स, कोई अच्छा कर भी ले तो उसको कोई इंसेंटिव्स नहीं है, उसको कोई प्रोत्साहन नहीं है, इवन तारीफ भी नहीं होती कि आपने अच्छा किया है, इसको उसकी प्रशंसा भी नहीं होती। सारे एक ही तराजू में तोले जाते हैं, अच्छा कर रहा वो भी ठीक है, जो नहीं कर रहा वो भी ठीक है, कोई बुरा कर रहा तो भी ठीक है, सारी बराबर है, सबकी एसीआर एक जैसी भरी जाती है। ठीक है, किसी के कोई भी अच्छा नहीं होता, वहां पर कुछ भी डिफरेंट नहीं लिखा जाता, तो फिर डिफरेंट क्यों करेगा कोई। तो दीज आर द बैरियर्स इन एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। ठीक है, ओके। सो दिस इज ऑल ओवर अबाउट एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। कंप्लीट क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर अगर आता है तो। थैंक यू वेरी मच।